बिहार का इतिहास हम कवर करेंगे और आज देख रहे हैं हम प्राचीन बिहार का इतिहास। ठीक है, तो पूर्व पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल मुंगेर, नालंदा और वाल्मीकि नगर, ये तीनों पूर्व पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं। ठीक है, अब देखते हैं नवपाषाणकालीन स्थल। चिरांद सारण, चेचर वैशाली, सेनुआ रोहतास, ताराडीही गया और मनेर पटना। ठीक है, प्रश्न हमारा पूछा जाएगा कि कौन सा स्थल नवपाषाणकालीन है या फिर नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि चेचर, ये नवपाषाणकालीन स्थल चेचर जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं। ताम्रपाषाणकालीन स्थल है चिरांद, चेचर, सेनवार, ताराडीही, मनेर, सोनपुर और मांझी। तो यहाँ तक जो है ये तो नवपाषाणकालीन ही थे और दो और जुड़ गए हैं इसमें, सोनपुर और मांझी। ठीक है, पुरा पाषाणकालीन एस्यूरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की चौपड़ी कहाँ पर मिले हैं? ये मिले हैं पैसरा, मुंगेर में। ठीक है, प्रारंभिक पाषाणकालीन कुल्हाड़ी कहाँ मिली है? वो मिली है जेठियन नालंदा। ठीक, अब देखते हैं महाजनपद। बिहार में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? बिहार में थी 3 और इनका वर्णन कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय और शतपथ ब्राह्मण में। अंगुत्तर निकाय और शतपथ ब्राह्मण में। ठीक, और ये 3 जो महाजनपद बिहार में थे वो कौन कौन से थे? अंग, बज्जी और मगध। ठीक है, अंग की हम बात करें तो अंग का प्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में और इसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है, इसे हम मालिनी या चेनप्पा भी कहते हैं। ठीक है, इसके संस्थापक के अब हम देखते हैं इसे। अंग का क्षेत्र कौन सा था? भागलपुर और मुंगेर का आधुनिक क्षेत्र जो है वो अंग के अंतर्गत आता था। बज्जी जो है ये 8 जनों का संघ था, इसमें सबसे प्रबल थे लिच्छवी। ठीक है, तो लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली और इसके संस्थापक थे नमोदिष्ट। ठीक है, अब हम बात करें मगध, तीसरे महाजनपद मगध की बात। तो मगध का उल्लेख भी कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है और इसकी राजधानी क्या थी? आरंभिक राजधानी थी राजगीर है या गिरिव्रज। ठीक है, और बाद की राजधानी थी इसके पाटलिपुत्र। और मगध के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। ठीक है, अब बिहार में अशोक के शिलालेख जो मिले हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। लघु शिलालेख मिला है सासाराम से और स्तंभलेख जो मिले हैं वो लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों कहाँ पर हैं? ये पश्चिमी चंपारण में है तीनों। ठीक है, अब गुहालेख की हम बात करें तो गुहालेख मिले हैं बराबर की पहाड़ी गया में। ठीक है, और इसके खोजकर्ता कौन है? हैरिंगटन 1785 में उन्होंने खोजा था ग्वालेख को। ठीक है, अब हम बात करते हैं पालवंश की। देखिए यहाँ पर अगर हम डिटेल में जाएंगे तो पूरा मगध साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है, उन सबको हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा बिहार के इतिहास में। लेकिन हम उन सब चीज़ों को जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं ये हम जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें हम अपना कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि उन किताबों में नहीं मिलती हैं, केवल बिहार से ही संबंधित है। ठीक है, पाल वंश की हम बात करें, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल और इन्होंने शासन किया था 750 से 770 ईस्वी के बीच में। ठीक है, इन्होंने जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना की थी। ओदंतपुरी महाविहार जो है हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के पास में मौजूद है और गोपाल ने मगध पर अधिकार कर लिया था। अब गोपाल के बाद आए थे धर्मपाल जो कि 770 से 810 ईस्वी के बीच में। ठीक है, इनको परम सौगात भी कहा गया है। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भागलपुर में और सोमपुरी महाविहार की भी स्थापना इन्होंने की थी। और एक कवि थे सोढल ने इन्हें उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी, किसे? धर्मपाल को। ठीक है, और धर्मपाल के ही शासनकाल में निवास करते थे बौद्ध लेखक हरिभद्र। ठीक है, और इनके बाद आए थे देवपाल का शासन था 810 से 850 ईस्वी के बीच में और इन्होंने राजधानी बनाई थी अपनी मुंगेर। और देवपाल ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर विजय प्राप्त करी थी और इनके समय में जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने छात्रावास का निर्माण कराया था। कहाँ पर कराया था? नालंदा में। ठीक है, और इसका प्रधानाचार्य नियुक्त किया था आचार्य वीरदेव। ठीक है, पाल वंश का अंतिम शासक था रामपाल, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और रामपाल के समय में कैवर्त विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं
मगध का उत्तर गुप्त वंश, मगध का उत्तर गुप्त वंश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र और संस्थापक थे कृष्णगुप्त। हम उत्तर गुप्त वंश की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इससे संबंधित अभिलेख है अपसड़ लेख, ठीक है, ये हमने देख लिया। आगे देखते हैं हम सेन वंश। सेन वंश, सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन, ठीक है। सेन वंश की राजधानी क्या थी? नदिया। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था इसका विजय सेन, ठीक है। और विजय सेन ने कर्नाट वंशीय शासक जो था नन्यदेव, उस पर विजय प्राप्त की थी। सामंत सेन, उसके बाद आता विजय सेन, विजय सेन के बाद आता बल्लाल सेन, ठीक है। बल्लाल सेन ने दान सागर, अद्भुत सागर की रचना की थी। और सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन, ठीक है। और लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन कौन रहते थे ये भी याद कर लेना है हमें, ठीक है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध, ये सब लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन कौन था? अंतिम शासक था सेन वंश का। सेन वंश की राजधानी नदिया और संस्थापक सामंत सेन, ठीक है। अगला वंश देखते हैं हम कर्नाट वंश, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। कर्नाट वंश, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। नान्यदेव जो था ये रामपाल का समकालीन था। ये पाल वंश का अंतिम शासक जो था रामपाल, उसका समकालीन था, ठीक है। इसने उपाधि ली थी कर्नाट कुलभूषण की, कर्नाट कुलभूषण की, ठीक है। और कर्नाट वंश की राजधानी क्या थी? सिमरावगढ़, जो कि नेपाल में पड़ती है, ठीक है, सिमरावगढ़। और कर्नाट वंश का प्रमुख शासक था नरसिंह देव, और नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को नजराना दिया था। अब अगला शासक आता है हमारा कर्नाट वंश का हरि सिंह देव। हरि सिंह देव जो है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, और इसके समय में गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय ये शासक था, ठीक है। और हरि सिंह देव ने पंजी प्रबंध का विकास किया था, और मिथिला का स्वर्णकाल इसके समय में रहा था, ठीक है, मिथिला का स्वर्णकाल। अब आगे हम देखें तो बिहार में जो है जैन धर्म के तीर्थंकर, उनके बारे में देख लेते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम विस्तृत जानकारी भारत के इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर हम बिहार के दृष्टिकोण से ही देखेंगे, जो कि उसमें नहीं मिलता है। देखिए, वे कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनका जन्म बिहार में हुआ था, ठीक है। तो वे थे कुल मिलाकर के पाँच कौन कौन से थे? 10वें थे शीतलनाथ, ठीक है। 12वें थे बसुपूज्य, यानी कि जिनका जन्म हुआ था चंपापुरी में। मल्लीनाथ, इनका जन्म मिथिला में हुआ था। सुब्रतनाथ, इनका जन्म हुआ था राजगृह में। और नमीनाथ, इनका जन्म हुआ था मिथिला में, ठीक है। तो बिहार में जन्मे तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 5 है, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। और अब बात हम करें कि बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? वो है 2, ठीक है। वो कौन कौन से थे? महावीर पावापुरी में और बसुपूज्य चंपा में, ठीक है। और 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था सम्मेद पर्वत में, जो कि झारखंड में, ठीक है। पहले बिहार का हिस्सा था ना झारखंड, हाँ, ठीक। अब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय की, जो कि प्राचीन काल में विश्वविद्यालय थे बिहार के अंदर। उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। तो इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको एक एक करके देखते हैं हम। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गोपाल ने। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गोपाल ने। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय ये तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र था, और इसकी अवस्थिति का है वर्तमान बिहार शरीफ में, ठीक है। अब बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने, और धर्मपाल की उपाधि क्या थी? विक्रमशील, ठीक है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था, और यह कोसी और गंगा नदी के संगम पर अवस्थित, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। बहुत पूछा जाता है प्रश्न ये। और इसमें पुस्तकालय 3 थे, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजन, ठीक है। और इसके कुलपति थे शीलभद्र हुएनसांग के समय। वैसे तो कुलपति काफ़ी हुए होंगे, लेकिन शीलभद्र जो थे वो हुएनसांग के समय थे, ठीक है। हम बात करते हैं बौद्ध बिहार, ठीक है। ये भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बौद्ध बिहार कुम्भहार महाविहार पटना में, तिलधक महाविहार नालंदा के समीप तिल्लास गांव में, और जगद्दल महाविहार जगद्दल गांव बांग्लादेश, जो कि गंगा तोय नदी के संगम पर है, ठीक है। और ये जगद्दल
महाविहार किसने करवाया था? निर्माण रामपाल ने, ठीक है। लोरिया नंदनगढ़ महाविहार बेतिया में, ठीक है, और यहाँ से टकसाल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। श्वेतपुर महाविहार ये चेचर गाँव हाजीपुर, ये विशाल स्तूप है काफ़ी, ठीक है। तो हमने बौद्ध विश्वविद्यालय देख लिए, मतलब बिहार में विश्वविद्यालय देख लिए और बौद्ध विहार देख लिए, और अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ चीज़ें रह गई हैं, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, जो कि किताबों में मुश्किल से ही मिलती है। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वो अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से मिलती है, और अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण के अनुसार मगध में व्रतीय रहते थे, ठीक है। और ऋग्वेद कहता है कि प्राचीन मगध में रहने वाले लोग कौन थे? क्षत्रिय थे, ठीक है। अब कनिंगम से भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो कनिंगम जो थे उन्होंने कई चीज़ों की खोज की थी। गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर किया था इन्होंने, और वहाँ से इंद्रशिला गुफा का पता लगाया था, इंद्रशिला गुफा का पता लगाया था, ठीक है। और वड़गांव का पता लगाया था। वड़गांव से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिन पर कि नालंदा उत्कीर्ण है, ठीक है। और वड़गांव जो है ये राजगीर के समीप नालंदा महाविहार का स्थल है, ठीक है। और कनिंगम ने बिहार शरीफ में घोषरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की थी, ठीक है। और इन्होंने क्या खोजा था? देखिए, बोध गया में मंदिर खोजा था, ठीक है। और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया था। और केसरिया स्तूप, लोरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का पता लगाया था। ये भी किसने पता लगाया था? कनिंगम ने। तो इन सब चीज़ों का पता लगाया था कनिंगम ने। ये प्रश्न हमारा पूछा जा सकता है, ठीक है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। प्रथम गणतंत्रात्मक शासन, विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक शासन वैशाली, ठीक है। विदेह माधव की कथा हमें कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। और विदेह की राजधानी क्या थी? मिथिला, ठीक है। तो प्राचीन बिहार का इतिहास हमने यहाँ पर संपूर्ण कवर कर लिया गया है, और यहाँ पर कई किताबों का निचोड़ है ये, ठीक है, जो कि बिहार के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र उनसे भी प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। घटना चक्र की किताब से और भी कई किताबों से इसका कवर किया गया है। तो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास।